हमने आपको डंके की चोट पे ये बात बताई कि आप चाहो तो थोड़ी बहुत खरीदारी ज़रूर करो। एफआई जब आए या नहीं आए, आपको खरीदारी इसलिए करनी चाहिए मार्केट के अंदर क्योंकि दोनों चीज़ें, एक तो एग्जिट पोल, दूसरा मार्केट के नंबर्स वो ख़त्म हो चुके हैं, डिस्काउंट दे चुके हैं। कल जब देश के प्रधानमंत्री ने शाम को बयान दिया, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका बयान ये बात साफ साफ बताने के लिए था, ना तो थके हैं ना तो हारे हैं। हाँ, एक चीज़ की निराशा उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी कि सीटें उतनी ही नहीं आई और ये मार्केट ने उस चीज़ को वैसे देखा भी। तो आज जब बाज़ार में सुबह सुबह विक्स गिरा ना, हम तब से आपको नोटिस करा रहे हैं कि इवेंट बॉस क्लोज हो गया है, इवेंट का कोई लेना देना नहीं बचा। अभी आप कोई मत डरिए इलेक्शंस की खबर से। हाँ, पॉलिटिकल सिनेरियो पे ध्यान रखिए, कहीं कुछ 19-20 होगा तो फिर आप उसको वैसे ही देखना, नहीं तो कॉन्फिडेंस को हाई करो और थोड़ा बहुत पोजीशन लो। सुबह आपको याद होगा, अगर एक एक लाइन हमारी, तो हमने ये भी बोला था कि 10 लॉट लेने की कैपेसिटी है, 2 लॉट ले लो। हमने ये बात भी आपके सामने रखी थी। अब जो होगा वो जल्दी जल्दी हो रहा है, जल्दी जल्दी बाजार चला, जल्दी जल्दी बाजार टूटा, जल्दी जल्दी रिकवरी आ रही है। ये जो जल्दी जल्दी वाला फैक्टर है ना, ये मार्केट के अंदर आपको थोड़ा रूबरू होना पड़ेगा। अगर आप ये जल्दी जल्दी नहीं करेंगे ना, तो बाजार आपको क्या ना अच्छे से पकड़ नहीं पाओगे। दूसरा पॉइंट, मार्केट ने जो जॉल्ट लिया, जो झटका मारा, उसका 50% डैमेज कंट्रोल कर दिया कल का। एथिकली देखा जाए तो बाजार जहां पे था वहीं पे ही है। अगर आप मार्केट को बहुत गंभीरता से चेक करोगे तो 22,500-700 पे मार्केट निफ्टी खड़ा था, बाद में इसको 23,000 पे भी लेके गए, 23,200-500 भी दिखाया, जब तोड़ा तो 21,800 भी ले आए। सुबह हमने आपको 200 दिनों के एवरेज की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया था, अगर आपको याद होगा अच्छे से तो एक एक शब्द हमारा आप गौर से सुन रहे होंगे, तो हमने सुबह बताया था कि 21,800 आज आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 21,800 अगर आज बच गया तो आज में 22,000 भी आएगा, 22,300 भी आएगा। अगर आपको याद नहीं हो रहा तो आप सुबह का सिर्फ यूट्यूब देख लो और अभी सामने स्क्रीन चेक कर लो, 22,500 आपकी स्क्रीन पर सामने पे खड़ा हो गया। तो बाजार के अंदर बहुत सारी चीज़ें अच्छे से डिस्काउंट हो रही है। फिर पॉलिटिकल डेवलपमेंट आ रहा है पीछे से। एक और चीज़, आज स्क्रीन पे पहले 1-1.5 घंटे के अंदर हमने आपको सतर्क करके रखा था कि अभी ऐसा डाटा नहीं बन रहा, लेकिन एडवांस डिक्लाइन की रेशो बार बार आपको दिखा रहे थे, इंडिया विक्स आपको बार बार बता रहे थे कि विक्स टूट चुका है, इवेंट तो क्लोज हो गया है। और मैंने कई बार अपने प्रोड्यूसर को भी बाद में बता रहा था ये बात कि मेरे को बड़ी कन्फ्यूजन हो रही है कि इंडिया विक्स टूट गया, लेकिन ये इतना एबनॉर्मल बिहेव क्यों कर रहा है। आपको एथिकली तो ले आना चाहिए था 500 पॉइंट को निफ्टी के ऊपर, लेकिन आप इतनी एबनॉर्मलिटी के साथ क्यों बिहेव कर रहे हो। वो सिर्फ पहले आधा पौना घंटा था, लेकिन उसके बाद जैसे एक पॉलिटिकल बयान आया, उसके बाद मार्केट को वही चाहिए था, बस उसी की वेट कर रहा था कि कोई आदमी उससे ये कह दे कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो। उसके बाद देखो कैसे उसके पंख लग जाते हैं। ऐसे ही मार्केट को ये बात आके कह दिया चंद्रबाबू नायडू ने कि कोई दिक्कत नहीं जी, हम तो एनडीए का पार्ट है, बस खत्म कहानी। एक लाइन है, एक लाइन की आप इंपॉर्टेंस खुद से समझ लीजिए। 600 पॉइंट है, उस समय सिर्फ 100 पॉइंट ऊपर था निफ्टी, तो अभी 500 पॉइंट मिल गए एक लाइन से। तो ये बाजार के अंदर सेंसिटिविटी को बता रहा है। दूसरा, इंडिया विक्स तो सुबह से ही आपके सामने सारी चीज़ें बता रहा था। एक बार जरा एडवांस डिक्लाइन रेशो भी दिखाओ आप। सुबह भी रेशो 100 से पार थी तेजी से चलने वाले शेयर्स की। प्रॉब्लम सिर्फ एनएससी और बीएससी के शेयर्स में आके रुक गई थी। फ्यूचर्स के शेयर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी और हमने नोटिस भी आपको करवाया था। अब आप देखो 177 शेयर्स आपके चल रहे हैं एडवांसेस में, सिर्फ 2 शेयर ऐसे लाल निशान में। बीएससी और एनएससी का डाटा भी तेजी से इंप्रूव हुआ है। उसके बाद आपको बस एक ही काम करना है, अच्छे से टाइट स्टॉप लॉस, ज़्यादा एग्रेशन ना दिखाते हुए वही पोजीशन लो जो हैंडल हो पाए। आदित्य अरोड़ा हमारे साथ हैं, जतिन गेडिया हमारे साथ है। आदित्य अरोड़ा, अच्छा आदित्य अरोड़ा को एक बार जरा दिखाइए तो स्क्रीन पर। आदित्य जी नमस्ते, पहुंच गए आप अहमदाबाद? बिल्कुल पहुंच गए, सेफली पहुंच गए। बाजार के साथ साथ हम भी सेफ है। ठीक है आदित्य जी, आप ना कल के गवाह हो हमारे साथ। मैं आज आपको, वैसे तो हम ऑफलाइन हमारी क्या बात हुई हम आपको नहीं बताते, लेकिन आज मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। आदित्य जी, कल आप जहाँ मैं बैठा था, आप वहीं पे बैठे थे ना, आप मेरे पास आए मिलने के लिए, तो मैंने आपको एक टर्मिनल पे 3-4 चीज़ें दिखाई थी। आपको याद है कल की चीज़ें? हमने पीसीआर डिस्कस किया था, एवरेज डिस्कस किया था, आपको मैंने एक सिस्टम भी, सॉफ्टवेयर भी दिखाया था। आपको याद होगा अच्छे से सारी बातें? बिल्कुल बिल्कुल। और कल हमारी बात ये हुई थी कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मार्केट का बॉटम बन गया, यहाँ से बाजार गिरेगा नहीं, शॉर्ट करके ज़्यादा पैसा बनेगा नहीं। ऑलमोस्ट आप भी यही राय रखते थे। आज आप देखो 2000 पॉइंट बैंक निफ्टी वापस ऊपर आ गया। थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे उस चीज़ को समझा भी, लर्न भी रखा, और आपने खुद हमारे को गाइड किया। कल आपने क्लोजिंग शो में भी कहा था कि बाजार को खरीदने का वापस समय आ गया है। इसके लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जतिन गेडिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने हमारे लिए टाइम निकाला।
अच्छा, कल ना हम आपको याद भी कर रहे थे जतिन भाई। मैंने तो अपनी गेस्ट कोऑर्डिनेशन टीम से बोला कि जतिन जी को बुला के आइए, उनके साथ हम खेलते हैं अखाड़े में। चुनावी अखाड़ा हमने लगाया था। अनफॉर्चुनेटली आपसे हमारी कल बात नहीं हो पाई, आप स्टूडियो तक आ ही नहीं पाए। तो लेकिन आगे कभी भी होगा तो आप अपना समय निकालिएगा सर, थोड़ा सा कीमती समय, और हमारे साथ आइएगा। कुछ ना कुछ हम करते रहते हैं मार्केट के अंदर, तो हम आपको ज़रूर इनवाइट कर रहे हैं सर। ऑन एयर ही बोल रहा हूँ, इनविटेशन आपके पास है, आप कभी भी आइए, मोस्ट वेलकम। ठीक, तो आदित्य जी आपसे करें शुरू। 2000 पॉइंट आगे ऊपर, अभी और कितना ऊपर आएंगे? बिल्कुल डिम्पी जी, मुझे बिल्कुल याद है कल आप ने पूरा बताया था कि कैसे एक पैनिक डे पे जो इतना हाई वॉल्यूम पे हमारा बॉटम बना था, वो एक्सट्रीम पैनिक बाजार में रिफ्लेक्ट कर रहा था। इंडिया उस समय इंडिया विक्स भी ऑलमोस्ट 31 पे था। एंड आज हम देख रहे हैं कैसे डिक्लाइन आ गया इंडिया विक्स में। तो जो पैनिक है बाजार में एकदम गायब हो गया है। एंड हम डिस्कस कर रहे थे कि एफएमसीजी सेक्टर क्लियरली स्टैंड आउट करता है। मैंने भी एफएमसीजी काफी रेकमेंड किया था कल, आज उसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस है। तो बिल्कुल मूड माहौल काफी अच्छा बना हुआ है। और पहला स्टॉक मेरा एफएमसीजी बास्केट से रहेगा जुबिलेंट फूड, जिसको बाय कर सकते हैं 532 पे। स्टॉप लॉस रहेगा 495 का और टारगेट रहेगा 570 का। सेकेंड स्टॉक है नवीन फ्लोरिन। एफएमसीजी प्ले आउट हो गया, बट मुझे लगता है नेक्स्ट है अभी केमिकल सेक्टर, जो अंडर वैल्यूड है। अभी बाजार उसको अच्छे से लैप अप कर रहा है अपॉर्चुनिटी को। तो मुझे लगता है यहाँ पे अच्छा मनी फ्लो जा रहा है। तो नवीन फ्लोरिन को बाय कर सकते हैं 3300 में। स्टॉप लॉस रहेगा 3000 का और टारगेट रहेगा 3700 का। जुबिलेंट फुटवर्क आपका मेरे को शेयर काफ़ी पसंद आया, बट इसकी एक ही प्रॉब्लम है सर, चलता है ना ये थोड़ा थक सा जाता है शेयर। ये कई बार अटेम्प्ट ले चुका है पार होने की, बट कई बार इसकी अटेम्प्ट फेल हो जाती है। और ये फेल कहाँ होती है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। मैंने जो इसका नोटिस किया हुआ एरिया है वो 550 के ऊपर जाते हैं, ना जाने इसको क्या होने लगता है, ये शेयर थोड़ा ख़राब सा होने लगता है। लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं इस बार ना केवल 550 को पार करेगा बल्कि 570 तक जाएगा, आपका टारगेट है। ये प्रीवियस हाई है एक्चुअली में, और ये हाई कब का है? 2024 का हाई है जो आपको सर ने टारगेट दिया है 570 का। 495 का स्टॉप लॉस है। आज आप देखो, आप लिकर वाले स्टॉक्स चल रहे हैं। जुबलेंट बोले ये कंजम्पशन चलता है। भाई कंजम्पशन में तो ठीक है, आप टाटा कंज्यूमर्स चलाओ, एचयूएल है, मैरिको है, इमामी है, लेकिन जब एक्सट्रीम हो जाता है ना कंजम्पशन के अंदर, तब ये चलते हैं। जब एक्सट्रीम कंजम्पशन होता है तब फूड चलेगा, जुबलेंट फूड चलेगा, तब यूनाइटेड स्पिरिट्स चलेगा, यूबीएल चलेगा। इस तरह के स्टॉक्स भी आ जाते हैं जो किस कंजम्पशन के लोअर एंड पे पड़े हुए हैं, वो सब भी चलते हैं। आप देखो, जब आप कोई भी शेयर चेक कर लो, यूबीएल चेक करो डेज हाई पे, यूनाइटेड स्पिरिट्स चेक करो डेज हाई पे। ये कंजम्पशन बास्केट के अंदर। एक और चीज़, इंस्टीट्यूशनल अगर कभी बाय भी करेगा ना, तो टिपिकली आप मॉनसून से पहले ना एक बड़ा सर्ज कंजम्पशन पे ज़रूर देखोगे। अगर किसी को नहीं हो रहा ध्यान, तो पिछले 10 साल का डाटा चेक कर ले, थोड़ा आइडिया लग जाएगा उसको। जब भी मॉनसून आने को होता है ना, कंजम्पशन का एक ब्रैकेट को ज़रूर खींचा जाता है ऊपर। ये सीजनैलिटी वाला गेम है और कुछ नहीं। जतिन केडिया भी हमारे साथ हैं। जतिन भाई नमस्ते, ज़रा बताइए आपके शेयर से। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो हमारा जो रिसर्च टीम का व्यू है, कहीं ना कहीं एफएमसी की आईटी फार्मा में पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है। इसके लिए हम दो पिक्स लेके आए हैं। जो पहला पिक होगा वो डॉक्टर रेड्डीज पे होगा। तो डॉक्टर रेड्डीज में हमने देखा है कि करेक्शन के बाद एक अपने 40 वीक एवरेज पे आपके थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है। कल के लोस से बहुत ही अच्छा रिकवरी दिखा रहा है। आर्ली चार्ट्स पे हमने देखा है कि कहीं ना कहीं एक पेनेंट पैटर्न फॉर्म हुआ है। तो हमें लगता है कि डॉक्टर रेड्डीज में बाय करके चला जा सकता है। जो मेरा टारगेट रहेगा ऑन दी अपसाइड है अराउंड 5915 से 5975। इसमें मैं स्टॉप लॉस, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस सजेस्ट रखने का सजेशन दूंगा, जो 5770 पे रहेगा। तो डॉक्टर रेड्डी पहली पिक रहेगी। जो सेकंड पिक होगी वो अल्ट्राटेक सीमेंट में होगी। अल्ट्राटेक सीमेंट में हमने देखा है कि एक फॉलिंग चैनल में से ब्रेकआउट आया था, वो चैनल को रीटेस्ट हुआ है और फिर से वो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। 20 डे एवरेज का जो सपोर्ट है वो कल के ट्रेडिंग सेशन में ब्रीच हुआ था, लेकिन आज फिर वो एवरेज के ऊपर आ गया। तो मैं हमें लगता है कल का जो पैनिक सेलिंग था वो कहीं ना कहीं अभी स्टॉल हो गया और मार्केट रैशनली थिंक करेगा। और हमें लगता है कि अल्ट्राटेक सीमेंट एक अप ट्रेंड में है। जो रिसेंट का करेक्शन आया था वो एक पैनिक नीजक रिएक्शन था, लेकिन हमें लगता है कि अभी कहीं ना कहीं सीमेंट स्टॉक्स में भी बाइंग आ सकती है। इसके लिए अल्ट्राटेक सीमेंट में बाय की
सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 9,700, टारगेट रहेंगे 10,380 से लेकर 10,500 की। तो अल्ट्राटेक सीमेंट पर तेजी करने की सलाह है यहाँ पर जतिन जी की तरफ से, और इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज अच्छा लग रहा है, और आदित्य जी ने यहाँ पर नवीन फ्लोरिन और जुबिलेंट फूड में तेजी करने की सलाह दी है। बाजार दिन के ऊपरी स्तर पर सुबह हम देख रहे थे सरकारी बैंकों में और कुछ चुनिंदा फाइनेंशियल स्पेसेस में कमजोरी थी, सरकारी कंपनियां भी टूट रही थी, लेकिन अब सबकी सब रिकवर हो चुकी हैं और सारे के सारे इंडाइसेस इस वक्त हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। और इसमें निफ्टी की तेजी में भी जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मिल रहा है वो मिल रहा है बैंकिंग और फाइनेंशियल से, और इस वक्त इंडसइंड बैंक ऊपर है, निफ्टी का टॉप गेनर 7% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो शानदार सेटअप है, निफ्टी 700 अंक ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है। चलिए कुछ और स्टॉक्स पर नजर डाल लेते हैं जहां पर की एक्शन था सुबह से ही खबरों के चलते। केएनआर कंस्ट्रक्शन मिड कैप स्पेस में अभी 15% ऊपर है। यहाँ पर कुछ मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए बोली लगाने की खबर आ रही थी, जिसके चलते स्टॉक में तेजी थी आज। और थोड़े कुछ मिनटों पहले एक बाइंग भी यहाँ पर नजर आ रही है। आदित्य, केएनआर कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी सुबह से ही तेजी में है, अब तो 16% ऊपर आ चुका है। आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाए क्या, या बने रहे अभी? देखिए, अगर शॉर्ट टर्म नजरिया है तो मेरे हिसाब से बुक कर सकते हैं, बट अगर 1-2 महीने का नजरिया है तो मुझे लगता है अभी भी यहाँ पे तेजी बरकरार है। काफी अच्छा कैंडिडेट है इंफ्रा स्पेस में, तो इसको अभी भी बने रह सकते हैं। थोड़ा सा और अपसाइड भी आ सकता है इफ द व्यू इज 1 to 2 months। ठीक है, तो ये है सलाह केएनआर कंस्ट्रक्शंस पर आपके लिए। जतिन, बैंकिंग फाइनेंशियल स्पेस में कुछ नज़र आ रहा है आपको ट्रेड करने के लिए? और वैसे तो ऑलरेडी काफ़ी चल चुके हैं और काफ़ी कुछ स्टॉक्स अपने कल के निचले स्तरों से रिकवर भी हो चुके हैं। अभी भी क्या कहीं मौके दिखाई दे रहे हैं आपको ट्रेड के लिए? देखिए, आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा है कि बैंकिंग स्टॉक्स बहुत ही ज्यादा डाउनसाइड में थे, लेकिन एक शार्प रिकवरी हमें देखने में मिल रही है। अगर जो मैं एक पिक देने की बात करूं तो हमें लगता है इंडसइंड बैंक जो है फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, वो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही करेक्शन इसमें आ गया है और क्रूशल सपोर्ट्स पे आके एक बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो हमें लगता है अमॉन्ग दी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हमें लगता है कि इंडसइंड बैंक एक अच्छा पिक रहेगा फ्रॉम दी शॉर्ट टर्म। हमें इसमें लगता है कि अराउंड 1580 1600 का एक शॉर्ट टर्म अपसाइड का एक पुल बैक पेंडिंग है, और हमें लगता है कि ये पॉजिटिविटी जो आज चालू हुई है ये बैंकिंग सेक्टर में, वो अगले 2-3 दिनों तक कंटिन्यू रहनी चाहिए। इसके लिए इंडसइंड बैंक प्रिफर्ड पिक रहेगा। इसमें मैं स्टॉप लॉस 1460 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा, और टारगेट इसमें 1580 से 1600। इंडसइंड बैंक बकायदा डेज हाई पे 8% की तेज़ी है। देखिए, आपको ना थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी। मैं आप 2-4 पॉइंट आपको और नोटिस करवा देता हूँ। मार्केट के अंदर बैंक्स के अंदर आज वापस से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक आया है। एक बार आप निफ्टी आईटी इंडेक्स आप दिखा सकते हैं? निफ्टी का आईटी इंडेक्स उसको दिखाना ज़रूरी है थोड़ा सा। एक बार निफ्टी का आईटी इंडेक्स दिखाइए। एफएमसीजी तो खैर सबको मालूम ही है आज का स्टार परफॉर्मर है और कल का है। आईटी इंडेक्स जब से बैंक चला उसके बाद से रुक गया, पहले इसने लीडरशिप ली थी। एक बार अब आप निफ्टी बैंक का वापस से दिखाओ, आप देखना जब से ये रुका है वहीं से ही बैंक निफ्टी चला है। एक बार आप देखोगे आपको खुद ही पता लग जाएगा, देख लीजिए आप। जहाँ से आईटी इंडेक्स रुका वहीं से बैंक निफ्टी चल गया। और बैंकिंग और आईटी का आज का जो कॉम्बिनेशन है देख के लग रहा है कि एफआईज का नंबर शाम को बहुत पॉजिटिव आएगा। आपको मैं 4 बड़े शेयर्स भी दिखाता हूँ। एचडीएफसी एक बार ज़रा दिखाओ स्क्रीन पर। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई बहुत रॉकेट साइंस है, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, और अगर आप इसको थोड़ा भी देखेंगे चर्च करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। एचडीएफसी बैंक डे हाई पे है, रिलायंस इंडस्ट्रीज डे हाई पे है। एलएनटी को छोड़ देना, आज एलएनटी का दिन नहीं है उतना। आप ज़रा टीसीएस दिखाओ, इन्फोसिस दिखाओ और एचयूएल दिखाओ। टीसीएस, इन्फोसिस और एचयूएल भी दिखाओ। देखो, आप किसी भी शेयर के अंदर ना एज सच कोई दिक्कत नहीं देख रहे होगे। एक एलएनटी भी दिखाना चाहो तो दिखा दो, सुबह तो वीक था, अगर रिकवरी आ भी गई होगी तो मेरे को उतना ट्रस्ट नहीं है उसकी रिकवरी पे। एक बार एलएनटी भी दिखा दो स्क्रीन पर। एलएनटी नहीं आई, रिकवरी नहीं आई है थोड़ी बहुत, बट अभी भी लाल निशान में ही है। तो ये सारे शेयर्स में से आप देखोगे तो 5 या 6 शेयर्स मैंने फायर करवाए, उसमें से 5 शेयर तेज़ हो गए। तो ये ना सूचक है, 5 शेयर रिटेलर्स नहीं चला सकते, ये बात फिक्स है। इनको कोई ना कोई इंस्टीट्यूशनल बॉडी चलाती है, या तो डीआईज होगा या तो एफआईज होगा। देख के ऐसा लग रहा है कि एफआईज का पार्टिसिपेशन भी आएगा। एक और चीज़ मैं आपको नोटिस करवाता हूँ,
जहाँ पे बैंक निफ्टी टूटा और जो निफ्टी टूटा उसकी जो पूरी कैंडल है, मैं आपको चार्ट शेयर नहीं कर सकता आपने, नहीं तो मेरे पास वो होती वायर तो मैं आपको शेयर भी करके दिखाता। 50% कैंडल्स भर चुकी हैं, यानी कि कल हम हाई से जितना टूटे उसका 50% भर गए। कुल मिला के 3 दिन की प्रोसेस, एग्जिट पोल की, ट्यूसडे की और आज वेडनेसडे की, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, जहाँ थे वहीं आके खड़े हो गए। सिर्फ रोलर कोस्टर राइड हुआ और कुछ नहीं। जिसने इसको झेल लिया वो जीत गया, जिसने नहीं झेला वो हार गया। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि हाई वॉलिटिलिटी को एडजस्ट करना अगर आपको नहीं आता तो आप सिस्टम से दूर रहो, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं। निफ्टी ने 700 पॉइंट की तेज़ी के साथ अभी आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। खैर हम आगे बढ़ जाते हैं, कुछ और ट्रेड है। चंबल फर्टिलाइजर आपको ध्यान होगा, सुबह सुबह हमने आपको नोटिस कराया था, कोरोमंडल और चंबल दोनों ही, और आज बढ़िया चल रहे हैं वो शेयर। ABRFL संजीव भसीन ने आपको बताया था आज 15% ऊपर है, आइडिया बताया था 12% ऊपर है, इसके अलावा IEX भी आज 9% ऊपर है। एक बार जरा IEX स्क्रीन पे लेके आइए, IEX। आदित्य, ये IEX आपको पता है ना 155 वाला, इसका रेंज की इंपॉर्टेंस आप भी जानते होंगे। 155 के ऊपर स्ट्रांग हो जाता है, 165 के रास्ते खुल जाते हैं। ना जाने क्या होता है, जैसे 164-65 के पास जाता है ये फिर से घूम के वापस आ जाता है। अभी भी 7-10 रुपये की गुंजाइश है। 165-168 का मैं टारगेट डाल दूं इसमें? बिल्कुल टिम्पी जी, डाल दीजिए टारगेट। इसको फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं अभी 157.65 पे। स्टॉप लॉस रहेगा 145 का और टारगेट रहेंगे इसमें 167 से लेके 179 के। टारगेट्स डाल दो इसमें, और स्टॉप लॉस जो आपको सर बता रहे। सर स्टॉप लॉस क्या है इसका? स्टॉप लॉस डाला है 145। 145 का एक स्टॉप लॉस है। 180 रुपये तक का टारगेट डालो कृपा करके, और IEX को डाल दो बाय कॉल के अंदर। आज मार्केट के अंदर वापस से आइडिया ने ऊपर आ गया है और आइडिया हो गया 15 रुपये का। ये 13% ही कल टूटा था, रफ। हाँ वैसे तो गया था स्विंग में 18%, बट 13-14% टूटा था, एग्जैक्टली उतना वापस आ गया। IEX की जर्नी चलेगी ना जतिन, सॉरी आइडिया की? देखिए, आइडिया पे हम लोग पॉजिटिव ही है। हमें लगता है कि जो करेक्शन आया था वो 17 आई थिंक 16.5 के लेवल से 12 के लेवल तक आ गया था। 200 डे मूविंग एवरेज इसने होल्ड किया है इवन इन दिस काइंड ऑफ वॉलेटिलिटी। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं इसमें फिर से 16.5-18 रुपए तक के जाने की गुंजाइश है। इसके लिए होल्ड करके चला जा सकता है। 13 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, जो 200 डे मूविंग एवरेज है। डन। आगे बढ़ें। FMCG शेयर्स के अंदर आज जो तेज़ी है इसके पीछे के कारण क्या है ये एक बार समझना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि मानसून वाली खबर है, लेकिन इसके अलावा और कारण भी हो सकते हैं। शरद दुबे ने पूरी रिसर्च की हुई है, आइए आपको बता रहे हैं कि इसके पीछे के कारण क्या है जो FMCG 2 दिन से चल रहा है। डिफेंसिव भी है, एग्रेसिव भी है, क्यों है बता रहे हैं शरद। शरद बताएं आप। जी बिल्कुल, हम देखेंगे कि पिछले 2 सेशन से FMCG स्टॉक्स में जो एक अच्छी तेज़ी देखने मिली है। कल का सेशन ऑफकोर्स बहुत वॉलेटाइल था, बाजार में भारी गिरावट आई, लेकिन देखिए कल भी FMCG इंडेक्स जो है ग्रीन में बंद हुआ। और आज देखिए FMCG स्टॉक्स, इमामी, HUL जो भी आप लिस्ट लाइए, सब स्टॉक्स में तेज़ी देखने मिल रही है। इसके इम्पॉर्टेंट कारण यही है कि जो कोलिशन गवर्नमेंट का बाजार का एक्सपेक्टेशन है वो आ सकती है। और जब कोलिशन गवर्नमेंट आती है तो पॉपुलिस्ट स्कीम होती है जो रूरल मार्केट्स को कैटर करती है, तो उनके लिए ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स और अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं। और जब ये आता है तब FMCG स्टॉक्स जो रूरल मार्केट्स को भी कैटर करता है वो भी फोकस में रहते हैं। लेकिन सिर्फ यही रीज़न नहीं है, हमने पहले भी ET Now स्वदेश में बताया था कि 4-5 और अहम रीज़न है जहाँ की FMCG स्टॉक्स में जो है तेज़ी देखने मिल सकती है। वैल्यूएशन ज़रूर थोड़े महंगे हैं, लेकिन फिर भी बाइंग जो है इंटरेस्ट देखने मिल रही है। यहाँ पर रीज़न्स ये है कि एक डिफेंसिव थीम है, इसके अलावा अबव नॉर्मल मानसून का एक्सपेक्टेशंस है। और 4th क्वार्टर में जब नतीजे आए थे आपके FMCG कंपनीज़ के, तो उनकी जो कमेंट्री आई है स्पेशली रूरल रिकवरी को लेके, वो बहुत बुलिश रहा है। अब जो है FMCG सेगमेंट हालांकि 2024 में देखें तो अंडर परफॉर्म किया है। अगर बड़े बड़े सेगमेंट्स की बात करें जैसे कि ऑटो, रियल्टी, PSU बैंक, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स जो है हमें इस साल रनअप देखने मिली थी इन सेगमेंट्स में। और जो FMCG है ओवरऑल अंडर परफॉर्म किया था। तो वैल्यूएशन ज़रूर महंगे होंगे 5 साल के एवरेज से निफ्टी FMCG इंडेक्स के, लेकिन फिर भी अंडर परफॉर्मेंस जो है पिछले 5 से 6 महीने में देखने मिला था। तो उसके कारण जो है अच्छी बाइंग, फ्लाइट टू सेफ्टी देखने मिल रही है। लेकिन सिर्फ FMCG सेगमेंट ही मत करिए फोकस, और भी सारे फोकस हो सकते हैं सेक्टर्स, स्पेशली पॉपुलर स्कीम्स को लेके जो फोकस इंक्लूड करते हैं 2 व्हीलर्स, कंजम्पशन में जो FMCG हुआ, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हुआ, अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस, फर्टिलाइज़र, एग्रीकल्चर।
तो जो भी पॉपुलिस्ट स्कीम से जुड़े हुए सेगमेंट्स हैं उस पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। और आज हम देख रहे हैं लगातार दूसरे दिन FMCG जो पूरा स्पेस है, बाज़ार का फोकस उसमें लगा है। डन, इस बीच आप नीचे खबर देख पा रहे हो कि एक नई पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट 2 महीनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है महाराष्ट्र के अंदर स्टेट के इलेक्शंस भी होने हैं, अभी नहीं हुए। उससे पहले देवेंद्र फडणवीस ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया। ये कहा कि देखिए पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, इस प्रदर्शन के पीछे मैं जिम्मेवारी हूँ, मैं लेता हूँ मतलब। उसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। आपको पता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सीटें इस बार आई हैं वो है 9 सीटें कुल मिला के। हालांकि इनके साथ भी अलायंस था, लेकिन मैं इंडिविजुअल सीट्स बता रहा हूँ, वो है 9 सीटें। और पिछली बार के मुकाबले करीब 14 सीट्स कम हुई हैं इनकी, खाली बीजेपी की। इनके साथ शिवसेना थे जो कि शिंदे ग्रुप थे और वहाँ से भी आए थे। देवेंद्र फडणवीस कुछ बात भी कर रहे हैं, ये वो भी आपको सुना देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्थिक राजनीति है। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बावनकुळे जी, हमारे मुंबई के अध्यक्ष आशीष शेलार जी, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैं निश्चित रूप से उनकी प्रशंसा करता हूं। कार्यकर्ताओं ने भी जी जान से काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केवल खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं, शिवसेना की और एनसीपी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी बहुत अच्छे से काम किया है। ये जरूर है, और जो मैं स्पष्ट रूप से मान्य करता हूं देवेंद्र फडणवीस अपनी बात रखते हुए कि कार्यकर्ताओं का धन्यवाद भी कर रहे हैं। देखिए उन्होंने बड़ी मेहनत से काम किया। आशीष शेलार के बारे में बता रहे थे, वो उन्होंने बहुत मेहनत से काम किया, लेकिन ठीक है, पार्टी का अपना तरीका है और उन्होंने ये नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए कि पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। देखिए अब आप बोलेंगे कि इससे बाजार का क्या लेना देना या इससे क्या चीज़ का लेना देना। महाराष्ट्र आपको पता है कि रेवेन्यू के तौर पर बहुत बड़ी स्टेट है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई महाराष्ट्र का ही पार्ट है। महाराष्ट्र के अंदर का जो भी फैसला होगा, यहाँ पे जो भी पार्टी का होगा काम, वो सरकार की फिस्कल डेफिसिट, सरकार की ग्रोथ इंजन पे, सरकार के जीडीपी पे, सरकार के रिफॉर्म्स पे वो बहुत इंपॉर्टेंट छाप छोड़ता है। उत्तर प्रदेश के बाद दूसरी बड़ी स्टेट जहाँ पे ज़्यादा सीटें हैं वो महाराष्ट्र है। तीसरी बड़ी स्टेट पश्चिम बंगाल थी। तो महाराष्ट्र से या कोई भी अगर खबर नेगेटिविटी वाली दूसरी भी आती है ना, तो फिर फ़र्क तो पड़ता है। अब क्या होगा कि ना बीजेपी को एक लीडरशिप वापस ढूंढनी पड़ेगी अगर उनका इस्तीफ़ा हो गया तो। ऐसा अभी वो बात बता रहे हैं, आगे होगा नहीं होगा, एक्सेप्ट होगा नहीं होगा, वो एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने दे दिया इस्तीफ़ा। आगे बढ़े और अभी आपको FMCG के बारे में बता भी रहे थे शरद, आपने सारे पॉइंट सुन लिए होंगे। FMCG का एक शेयर है, ज़रा पता कर लेते हैं कि वो और कितना चलेगा। मैरिको ज़रा स्क्रीन पर दिखाइए तो ज़रा चेक करना आदित्य, मैरिको और कितना चलेगा। देखिए शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि FMCG बहुत ज्यादा रन हो चुके हैं। 1-2 दिन की आशा नहीं रखनी चाहिए पैसे कमाने के लिए, क्योंकि अब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है और बहुत ज्यादा ओवरबॉट टेरिटरी में आ चुका है। बट अगर नजरिया 1-2 महीने का है तो मुझे लगता है और भी थोड़ी सी स्टीम है लेफ्ट, स्टीम इज लेफ्ट। बट थोड़ा नीचे आए तो बेटर रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। तो अभी मेरा एग्रेसिव बाय नहीं रहेगा, थोड़ी गिरावट आने पे बाय करें और फिर बाद में ऊपर के लेवल देखे जा सकते हैं 670 के तरफ। तो ये एक मोटा मोटी बयान आपके स्क्रीन पर आते हुए मैरिको के रिगार्डिंग जो भी कॉल है वो आपको इस सर बता ही रहे हैं। UPL आज आपने सुबह चर्चा किया था, आपको ध्यान होगा सुबह जब 500 के लेवल पे आया था, मैंने कुछ से बात की थी, सर वापस से 500 आ गया, इसके लिए बड़ा शुभ होता है 505 503 का नंबर, क्योंकि उसका रास्ता खुलता है कम से कम 20 से 25 रुपये का। एग्जैक्टली वही हुआ आज, और ये इस समय आपको 31 रुपये की बढ़त के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एक बार ज़रा ये पता कर लेते हैं जतिन, एक बार ज़रा चेक करोगे आप UPL BTST करना है? यस डेफिनेटली करना है, क्योंकि हमें लगता है कि जो फॉल आया था उसके बाद एक इक्वली शार्प पुल बैक जो आया है और अपने कल के हाईज के ऊपर जाने की तैयारी में है, जो मेरे को लगता है कि बहुत ही एक पॉजिटिव साइन है फॉर दी स्टॉक। हमें लगता है कि 543 से लेके 548 तक का इमीडिएट अपसाइड लग रहा है इसमें मेरे को, जो वहां पे उसका 200 डे मूविंग एवरेज है और साथ ही साथ में डेली अपर बोलिंगर बैंड है। तो हमें लगता है डेफिनेटली BTST करके जाना चाहिए। 2 से 3% का अपसाइड हमें दिख रहा है, कल के ट्रेडिंग सेशन में कंटिन्यू रह सकता है। मार्केट के अंदर आज तेज़ी इस तरह की है कि कल को तो नोटिस भी नहीं हो रहा, 2200 पॉइंट तेज़ हो गया। कल गिरा था करीब 3800 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी, 2200 पॉइंट ऊपर आ गया।
ये ना अब हम नॉर्मेलिटी की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, ये आज लास्ट डे भी हो सकता है मार्केट का इस तरह के बड़े बड़े मूव का। कल से बाजार बड़ा ही रैशनल हो सकता है, क्योंकि विक्स गिर गया अब आपका। अब आप विक्स गिर चुके हो, यानी कि आप इवेंट सब क्लोज कर चुके हो। फेयर, एंजाइटी, अच्छी खबर, बुरी खबर, पॉलिटिकल ड्रामा, एग्जिट पोल वोल, सब कुछ डिस्काउंटेड है। अब इंडिया विक्स अगर बढ़ेगा तभी मार्केट के अंदर पैनिक या एक्साइटमेंट या फिर और फियर तरह का, अलग तरह का फियर आएगा। अदरवाइज़ नहीं तो इंडिया विक्स का काम हो गया। आज उसने गिरा है ना करीब 30%, कल मेरे को लग रहा है 5-7-10% और गिर देगा इंडिया विक्स। अगर ये बात बन गई कि हाँ भाई ठीक है, सरकार बनने जा रही है, 8 तारीख की डेट हमको सूत्रों के हवाले से पता लगी है कि 8 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा। आज शाम को एनडीए की बैठक होनी है 5 बजे। तो अगर आज 5 बजे फाइनल हो गया, 8 बजे शपथ ग्रहण समारोह फाइनल हो गया, कोई इधर उधर नहीं होता, तो फिर इंडिया विक्स को कल और तोड़ेंगे। तो ये करीब 15 के पास ला देंगे। जब 15 के पास इंडिया विक्स लगाओ, बैंक निफ्टी मत दिखाओ बार बार आप। इंडिया विक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी से। मैं आपको ट्रस्ट मी, आप ना निफ्टी बैंक निफ्टी के नीचे इंडिया विक्स लगा के रखो। मैंने आपको सुबह भी बात बोली थी, ये आपको बहुत अच्छे से गाइड करता है। बहुत लोग इसको कम यूज़ कर पाते हैं, बट ये बहुत काम का टूल है। दूसरा, ये करीब आ जाएगा 15, और जैसे ही 15 आ गया ना, मार्केट के अंदर सारा एक्साइटमेंट खत्म। और आपसे मैं फिर से बोलूँगा कि अगर आपके पास तेज़ी और मंदी दोनों की तरह की पोजीशंस है ना, उसको वापस से चेक करना टेबल पे, और जहां आपको लग रहा है काटा पीटी करने कर देना, क्योंकि उसके बाद एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस वो दोनों होना बंद हो जाएगा। और एक कल इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि कल परसों में, क्योंकि फिर वो आरबीआई वाला फैसला भी आ जाएगा, तो वो भी ख़त्म कर देगा विक्स उसके साथ भी। तो सारी चीज़ें निपट जाएंगी, फिर उसके बाद बाजार के पास कुछ नहीं बचेगा। छोटा सा ब्रेक के बाद तुरंत लौट रहे हैं। 700 पॉइंट की बढ़त, 2100 पॉइंट बैंक निफ्टी पर। थोड़े पैसे दिला दो ना प्लीज, मुझे गोवा जाना है। अरे दादी जब बॉब एसडीपी हो जाए मैच्योर तो गोवा स्ट्रिप ऑन फॉर श्योर। बॉब सिस्टमैटिक डिपॉजिट प्लान से अपने छोटे बड़े प्लान सब कर दो पूरे। बैंक ऑफ बड़ौदा, हमेशा आपके लिए। देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। नो बक, नॉन स्टॉप धक धक, नॉन स्टॉप म्यूजिक ऑन सनराइज हिट्स, रोज सुबह 8 से 10, सिर्फ जूम पर। हर खबर अब आपकी भाषा हिंदी में। इस समय मुझे लगता है डिमांड से ज्यादा सप्लाई की वजह से क्रूड प्राइसेस ऊपर जा रहा है। बनिए चुटकी में चतुर, जिससे आप बना सकेंगे अपना पोर्टफोलियो मजबूत। जल्द लॉगिन करें etnowswadesh.com पर। बढ़ो, बदलो देश के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और अब चलिए रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, ऑप्शंस के चैंपियन। हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल्स की अवनी भट्ट जुड़ चुकी हैं। अवनी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए क्या स्ट्रैटेजी सुझाएंगी आप, किस स्टॉक पर नजर है आपकी? गुड आफ्टरनून। तो आज इस मार्केट को लेकर के जो अभी फिलहाल थीम नजर आ रहे हैं, मेरे हिसाब से तो सारे स्टॉक्स चल रहे हैं, सारे सेक्टर्स में से कुछ ना कुछ चल रहा है, बट एक फार्मा सेक्टर पे काफी अच्छा फोकस दिखाई पड़ रहा है। और इसमें बेस्ट सेटअप अभी जो दिख रहा है वो है ल्यूपिन का। तो लुपिन ने पिछले 2 दिन की जो गिरावट थी वो पूरी कवर करके आज अपने 50 दिन के मूविंग एवरेज, 20 दिन के मूविंग एवरेज, सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करने की शुरुआत हो चुकी है, और मेरे हिसाब से बंद भी ऊपर ही होगा। तो यहाँ से एक अच्छे ब्रेकआउट के साइंस है, और ये ऊपर चल सकता है करीबन 1720 तक। तो हम इसको प्ले आउट करेंगे 1700 की कॉल में खरीदारी करके। करीबन 24 से 25 रुपए के बीच में फिलहाल ट्रेड कर रहा है, तो इसी भाव में हम इसमें खरीदारी करेंगे। इसका 50 रुपए का टारगेट रहेगा, और 13 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस लगा करके रखना है। तो अधिकतम मुनाफा इसमें हो सकता है 10,600 रुपए का, और अधिकतम नुकसान सीमित रहेगा 5,100 तक का। तो रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा है इसमें।
ठीक है, 4% ऊपर है लुपिन। 1700 की कॉल खरीदने की सलाह, इसमें अधिकतम मुनाफा 10,600 तक का हो सकता है, तो ऑप्शन के जरिए आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। ऑप्शन के जरिए भी हम देख रहे हैं कि डिफेंसिव स्टॉक्स ही अच्छे नज़र आ रहे हैं, फार्मा स्टॉक्स भी आज चल रहे हैं। एफएमसीजी इंडेक्स एक बार देखिए, 2000 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी एफएमसीजी इंडेक्स में आज देखने को मिल रही है, तो शानदार मोमेंटम है। सभी सेक्टर चल रहे हैं, लेकिन डिफेंसिव प्ले है आज के दिन, और उन सब स्टॉक्स में आज हम अच्छी तेज़ी भी देख रहे हैं। चलिए, थैंक यू अवनी आपका समय देने के लिए और ये स्ट्रैटेजी सुझाने के लिए। ये सेबी का रिस्क डिस्क्लोजर भी है, क्योंकि बाजार में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है, इस वजह से एफएनओ में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, तो संभल के ट्रेड कीजिए। ये है सलाह बाजार पर आपके लिए। चलिए, कुछ और भी स्टॉक्स पर नज़र डाल लेते हैं, और जिसमें कि अच्छी बाइंग, इसमें चंबल फर्टिलाइज़र देखिए। अब ये स्टॉक वायदा बाजार में टॉप गेनर और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन, 11% ऊपर ये स्टॉक इस वक्त आ चुका है चंबल फर्टिलाइज़र का। आदित्य, क्या सलाह होगी चंबल फर्टिलाइज़र में? कोई ट्रेड लेना चाहिए यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए काफी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है चंबल फर्टिलाइजर में। कल जितना ही गिरावट थी, आज उतने अच्छी से स्टॉक ऊपर भागा है, तो इसको बाय कर सकते हैं 392.35 में। स्टॉप लॉस रहेगा 360 का, और टारगेट रहेंगे इसमें 430 से लेके 450 के। 450 के टारगेट आप नजर आ रहे हैं चंबल फर्टिलाइजर में, तो मौजूदा स्तर पे भी आप चाहे तो खरीदारी करके चल सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन इस बीच एक के बाद एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं, और सरकार बनाने को लेकर दिल्ली में सरगर्मी तेज है। हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि 8 जून को नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। डिटेल्स के साथ प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ चुके हैं। प्रकाश, बताइए, दिल्ली में मोदी सरकार के साथ साथ आंध्र में चंद्रबाबू नायडू के सरकार के शपथ ग्रहण को लेकर भी किस तरह की हलचल हो रही है? आपके पास क्या डिटेल्स है? देखिए, राजनीतिक अगर हलकों में आप देखें तो सरगर्मियां तेज हैं, और जैसा मैंने पहले भी कहा कि आज का दिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कल के दिन के मुकाबले, क्योंकि दोनों ही ब्लॉक, एनडीए ब्लॉक और इंडिया ब्लॉक, उसके जो पार्टनर्स हैं आज मिल रहे हैं 6 बजे, और वो अपनी रणनीति तय करेंगे कि आखिर आने वाले दिनों में वो सरकार का गठन कैसे करते हैं। हालांकि एनडीए के पास फुल मेजॉरिटी है, और वो इस पॉइंट ऑफ टाइम आसानी से गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं। इंडिया ब्लॉक ये पॉसिबिलिटी तलाश रहा है कि क्या उनको एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन की भूमिका में ही रहनी चाहिए, या फिर उनको भी ये पॉसिबिलिटी तलाशनी चाहिए कि कुछ पोस्ट पोल अलायंस करके वो सरकार बनाने के बारे में सोचे। तो वो तस्वीरें आज शाम तक साफ हो सकती हैं कि उनकी रणनीति क्या होगी, और उनकी बैठक, एनडीए की बैठक 5 बजे और इंडिया ब्लॉक की बैठक 6 बजे होनी है। उसके पहले 2 इंपॉर्टेंट जानकारियाँ मैं आपको दे दूँ। आज सुबह कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में इस बात का प्रस्ताव पास किया गया कि जो 70th लोकसभा है उसको डिसॉल्व किया जाएगा, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने प्रधानमंत्री को अपने रेजिग्नेशन सौंपे। उसके बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिले, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन सबमिट किया, जिसको कि राष्ट्रपति ने स्वीकार किया, और इस बात की गुजारिश की कि जब तक नई सरकार का गठन नहीं होता है तब तक वो एज एन एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर रहें और कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर अपना काम करते रहें। इसके बाद 7 तारीख को जो जानकारी हमें मिल रही है, 2:30 बजे के करीब में एनडीए की एक अहम बैठक है, जितने भी उसके इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं उनके साथ एक अहम बैठक है, जिसमें प्रधानमंत्री को एनडीए संसदीय दल का जो नेता है वो चुना जा सकता है, और 8 तारीख को प्रधानमंत्री शपथ ले सकते हैं। ये जानकारियाँ अभी तक आई है, हालांकि अभी ये ऑफिशियली कंफर्मेशन इसका नहीं आया है, सोर्सेस के हवाले से ये जानकारी हमें मिल रही है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि 9 तारीख को चंद्रबाबू नायडू, जो कि एनडीए के एक इम्पॉर्टेंट घटक दल हैं, वो शपथ ले सकते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर आंध्र प्रदेश में, और प्रधानमंत्री एज ए चीफ गेस्ट वहाँ पर जा सकते हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। बहरहाल जो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आज शाम 5 बजे से जिसकी शुरुआत होगी, पहली बैठक एनडीए की और दूसरी बैठक इंडिया ब्लॉक की, जिसमें एनडीए इस बात पर रणनीति तय करेगा, एनडीए के जो घटक दल हैं, कि वो समर्थन पत्र जो है घटक दलों से लें प्रधानमंत्री मोदी, और उसके बाद राष्ट्रपति से नई सरकार गठन करने का दावा पेश करें। इंडिया ब्लॉक के सामने चुनौती ये है कि उनके पास पोस्ट पोल अलायंस के क्या क्या पॉसिबिलिटीज इस वक्त है उनको देखना पड़ेगा, और उसके बाद वो तय करेंगे कि क्या उन्हें सरकार बनाने का दावा पेश करना चाहिए या फिर अपोजिशन में ही रहना चाहिए। तो ये दोनों ही स्थितियां आज शाम में क्लियर हो जाएगी, लिहाजा आज की जो बैठक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने जा रही है।
जी। तो दोनों ही दलों की बैठक होगी। एनडीए दल की बैठक शाम 5 बजे होगी। इंडी अलायंस की बैठक भी शाम के 6 बजे के आसपास होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा देखना कि वहाँ से क्या कुछ आउटकम निकल कर आता है। कुछ डेट्स जो अभी हमें प्रशांत बता रहे थे कि 6 और 7 जून को सांसदों के साथ एनडीए की बैठक होगी और 8 जून को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। उसकी भी डेट्स यहाँ पर निकल कर आ रही हैं क्योंकि 9 जून को आंध्र प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी हिस्सा लेंगे। तो इस तरह की कुछ डेट्स यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। हम आपको बता दें कि थोड़ी देर पहले जो एक डेवलपमेंट हुआ उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा टेंडर कर चुके हैं। तो ये कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं और जो शाम को बैठक होगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उस पर अभी बाजारों की नज़र टिकी हुई है। हालांकि दोनों ही पार्टियों की तरफ से, चंद्रबाबू नायडू की तरफ से भी और जेडीयू की तरफ से भी बयान आ चुके हैं कि उनको एनडीए का पूरा समर्थन है। इस वजह से हम देख रहे हैं कि बाजार में भी शानदार तेज़ी है। निफ्टी 3% ऊपर आ चुका है। 3% से ज़्यादा की मजबूती है निफ्टी में। और बैंक निफ्टी देखेंगे तो वहाँ पर भी करीब 2000 अंकों से ज़्यादा की इस वक्त मजबूती देखने को मिल रही है। चलिए अब कुछ और भी स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं। इस बीच हम देख रहे हैं कि चंबल फर्टिलाइजर पर हमने बात की। इंडियन होटल्स एक बार वहाँ पर भी देख लेते हैं। काफ़ी अच्छी बाइंग नज़र आ रही है। 8.5% ऊपर ये स्टॉक आ चुका है इंडियन होटल्स का। जतिन, क्या करना चाहिए इंडियन होटल्स में? क्या कोई BTST ट्रेड लेना चाहिए या फिर छोड़ दे, अवॉइड करें स्टॉक को? ऑलरेडी काफ़ी चल चुका है। देखिए, ओवरऑल अगर जो मैं बात करूँ, एक बहुत ही बीटन डाउन स्टॉक है होटल स्पेस में। हमें लगता है कि थोड़ा अपसाइड पॉसिबल है डेफिनेटली, लेकिन कंसिडरिंग के ऑलरेडी 8% का अपसाइड हमने आज के ट्रेडिंग सेशन में देख लिया है, तो शायद कल ओपनिंग में थोड़ा और पॉजिटिविटी दिखा सके। लेकिन फिर मेरे को लगता है कि अराउंड 590 के जोन पे आके थोड़ा रैली फिजल आउट हो सकता है। इसके लिए कल BTST के अगर जो नजरिए से लेके जाना चाहता है तो डेफिनेटली लेके जा सकते हैं। इसमें मैं एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा। 565 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 590 के टारगेट के लिए BTST ट्रेड के लिए। दो मेहमान मेरे साथ और जुड़ रहे हैं, सुदीप शाह हैं और साथ ही आशीष कपूर है। आशीष सर, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। पिछले 3-4 दिन से लगातार हम आपके संपर्क में, आप हमको अच्छे से गाइड कर रहे हैं। एग्जिट पोल कल जब बाजार टूट भी रहा था तब भी आप ये बात कह रहे थे कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी टूट रहा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिएक्शन हो रहा है। तो आज आप देखो वापस से पुल बैक आ गया। मैं पिछले 3 दिन के बारे में बोलूँगा। अगर आप आशीष सर को अच्छे से सुन रहे हैं तो आपको ये बात, आपको इस जो जॉल्ट आया ना ऊपर नीचे होने का, जो बहुत तेज़ झटका लगा, उससे आप बच गए होंगे। तो अच्छे गेस्ट को आप अच्छे से सुनिए। सुदीप शाह भी हमारे साथ हैं। सुदीप भाई कल हमारे साथ क्लोजिंग में थे। जब क्लोजिंग में मेरे साथ ही बैठे थे तो मैंने इनसे पूछा कि मैं क्या सुदीप जी मार्केट का बॉटम बन गया क्या, चल जाएगा? आदित्य भी साथ में बैठे थे, आदित्य भी इसके गवाह। तो सुदीप भाई भी ये बोल रहे थे कि नहीं, हाँ हो जाएगा, मार्केट वापस से पुल बैक आ जाएगा, कुछ ज़्यादा बड़ा डैमेज नहीं है। इन्होंने तो मेरे को बाकायदा डेट भी बताई थी कि आप देखना 5 तारीख या 6 तारीख होते होते बाजार ऊपर आ जाएगा। राजेश पालीवे भी साथ में बैठे थे। सुदीप भाई आपको याद है ना आपकी बात कल वाली? जी बिल्कुल डिम्पी जी, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, और साथ ही सभी पैनलिस्ट को भी गुड आफ्टरनून। जो हिसाब से देखिए, कल जो हिसाब से एक जो रिएक्शन आया था वो काफी एक्सेस आ गया था, और ये इसीलिए इतना बड़ा रिएक्शन था डिम्पी जी की मार्केट्स ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि एनडीए को 350 350 के नीचे आएगा। जो आपके प्री पोल, जो ये एग्जिट पोल्स थे, ये इसमें सबसे लोएस्ट वाला जो नंबर था वो भी 350 के आसपास था, 330 के आसपास था। तो ये लोएस्ट के भी नीचे आया, तो ये थोड़ा नीजर रिएक्शन है जो काफी लाजमी है। पर जो हिसाब से 21,280 का जो कल का बॉटम बनाया था, यदि हम देखें तो इसके पहले 2023 में भी एक बार हो चुका था कि जब अपने 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है उसके करीब निफ्टी आ चुका था और 1% दूर से पलट गया था। पर वो जो फॉल आया था वहां पे 26 दिनों का वो पूरा एक ड्यूरेशन था जब मार्केट गिर रहा था लगातार 26 सेशन तक। लेकिन ये वाला जो कल के सेशन में फॉल आया वो सिर्फ 2 सेशन में आपने वो जो 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है उसको रिटेस्ट करने तक आप पहुंच गए थे। तो मुझे लग रहा था कि ये बहुत जल्दी हो चुका था और इसी के वजह से यहाँ पे एक पुल बैक आना चाहिए, काउंटर मूव आना चाहिए, और सारी चीजें, सारे वेरिएबल्स जो थे वो प्राइसेस में ऑलरेडी आ चुके थे। तो इसीलिए कभी कोई एक डायरेक्शन को हमें एक्स्ट्रा बुलेट नहीं करना चाहिए और फिर थोड़ा रुक के, आज जैसे ही 22,200 के ऊपर निफ्टी चलना चालू हुआ तो हमें एक कंफर्मेशन भी मिल गया कि एक काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म बॉटम बन रहा है मार्केट में।
और यहाँ से हम एक पोजिशनिंग कर सकते हैं। पर फिलहाल जैसे हम बात कर रहे हैं, फिर भी मैं आपको यही कह रहा हूँ कि मैं आज भी हम लोग बहुत एग्रेसिव नहीं है, क्योंकि ये पहला दिन है एक रिबाउंड का। तो हम चुन चुन के स्टॉक्स ले रहे हैं जहां जहां हमें लग रहा है कि फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं, और जिनको बहुत ज्यादा पॉलिसी मेकिंग से अगले एक हफ्ते 10 दिन की जो वॉलिटिलिटी रहेगी उससे थोड़े इंसुलेटेड रहेगा। डन। तो आपने मोटा मोटी बताया। आशीष भाई, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। इस बीच मेरे साथ मेरे सहयोगी गौरव भी हैं। एक काम करें, आपके पास आने से पहले मैं एक बार ज़रा गौरव को अपने साथ जोड़ लेता हूँ, ताकि 3 बजे तक का सारा एक्शन एक बार आपको बता देंगे। आप भी देख लीजिए, मैं भी सुन लेता हूँ, और उसके फिर मैं आपके पास आता हूँ। गौरव जी बताइए 3 बजे तक का सारा एक्शन। जी हाँ, तो अगर हम आज के एक्शन की बात करें तो जैसे हमने देखा कि एक बुलिश व्यू आज पूरे मार्केट में देखने को मिला है। बट उसी के बीच में अगर हम खबरों की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं केईसी इंटरनेशनल की, क्योंकि कंपनी को फिलहाल में ही 1000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट मिला है सिविल बिजनेस में। और इसी के दम पे अगर हम शेयर में भी बात करें तो सुबह ही हमने देखा कि एक 7% का स्पाइक देखने को मिला था इस शेयर में। उसके बाद भी अगर हम बात करें अभी भी, तो भी 3% से एक ज़्यादा एक अपसाइड केईसी इंटरनेशनल में हमें देखने को मिल रहा है। अगली बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक की, क्योंकि ज्यूरिक इंश्योरेंस कंपनी जो है वो कोटक महिंद्रा की जनरल इंश्योरेंस कंपनी का 70% स्टेक जो था वो खरीदने वाला था, जिसकी वैल्यू कहीं पे 5560 करोड़ की होने वाली थी, जिसको आरबीआई ने मंजूरी दी है। और इसी के चलते हुए हमें कोटक महिंद्रा बैंक पे भी नज़र रखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। अगली बात करते हैं लुपिन की, क्योंकि कंपनी ने फिलहाल में ही एक्विजिशन किए हैं 2, जो कि काफ़ी की एक्विजिशन हो सकते हैं कंपनी के लिए। तो सबसे पहले एक्विजिशन जो है वो एक वेल नोन ब्रांड का है जर्मनी में, जिसका नाम है अराने टीएम। और इसी के बाद कंपनी ने और एक ब्रांड जो है नालक्रॉम टीएम, जो कि कनाडा और नीदरलैंड के मार्केट में बेस्ड है, इसका भी एक्विजिशन किया है। और इसी के साथ साथ जो ब्रांड नेम है सानोफाई, इसका भी एक एक्विजिशन किया है। और इसी के चलते हुए कंपनी लुपिन पे भी हमें काफ़ी नज़र रखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। अगली बात करते हैं टाटा मोटर्स की, क्योंकि यूके सेल्स के नंबर्स जो है JLR के, वो हमारे पास आ चुके हैं। और अगर हम JLR नंबर्स की बात करें तो कहीं पे 29% का एक अपसाइड देखने को मिला है वाई बेसिस पे। 6093 यूनिट जो है वो सेल किए हैं। और इसी के चलते हुए टाटा मोटर्स भी फोकस में रहने वाला है। और आखिर में बात करते हैं कॉनकॉर की, क्योंकि कॉनकॉर और SCI ने फिलहाल में ही एक MOU साइन किया, जो कि एक एंड टू एंड लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कॉनकॉर के लिए। और इसी के चलते आज हमने देखा शेयर में भी एक तेज़ी देखने को मिली थी। तो खबरों के दम पे ये सब स्टॉक्स पे नज़र रखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा, क्योंकि बुलिश मार्केट के बाद भी कहीं पे ये सब खबरों की वजह से हमें इन सब स्टॉक्स में हमें कहीं पे ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये पूरी जानकारी हमको देने के लिए। आशीष सर, अब क्या करना चाहिए मार्केट में? आपकी गाइडेंस हमारे बेहद काम आई। अब जरा आप और गाइड कीजिए, आगे अब क्या करना है? तो मेरे मुताबिक बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने कल परसों भी बताया था, कोई एक इवेंट है जिसको अगर आप एक हाइट से देखें या दूर की नज़र से देखें तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये तो बिकॉज हम बिल्कुल पास में देख रहे हैं और एक डेली मूवमेंट वॉच कर रहे हैं, तो हमें रिएक्ट कर रहे हैं। अगर आप ऐसे ही देखो कि लास्ट 5 ईयर्स में कहाँ से कहाँ पहुंचा है निफ्टी, या अगले 5 ईयर्स में कहाँ पहुंचने वाला है, तो जब 5 साल आगे जब ये चार्ट बनाओगे तो इसमें बहुत छोटा सा एक एबेरेशन होगा जो लास्ट 3 ट्रेडिंग डेज का हुआ है। तो ब्रॉडली क्या है कि जो एक्साइटमेंट है अब वो मेरे हिसाब से अब जो लास्ट 3 डेज के ऊपर नीचे होना था वो हो गया है। अब यहाँ से बाय एंड लार्ज मार्केट धीरे धीरे करके नॉर्मलाइज हो जाएगी। जो रेगुलर मूवमेंट्स हैं आधे पौने % की वो शुरू हो जाएंगी। एंड आई थिंक जितना रिएक्शन होना था ऊपर की तरफ नीचे की तरफ मोर लेस हो गया। अब यहाँ से वी शुड फोकस ऑन लॉन्ग टर्म, जो भी हमारे गोल्स हैं उसके मुताबिक जो स्टॉक्स सही दिख रहे हैं उनमें करना चाहिए। एंड कोई बहुत ज्यादा अंतर भी नहीं आया क्योंकि सेम गवर्नमेंट वापस आई है, और मेरे को नहीं लगता कि उसमें कोई डायरेक्शन का या कोई स्ट्रेटेजी का बदलाव भी करना चाहिए। तो आपके जो थीम्स थी पहले, चाहे वो कंजम्पशन से लिंक्ड हो या इंफ्रास्ट्रक्चर से हो, या जो सेक्टर्स जहाँ पे अच्छी उम्मीद हो रही है आगे ग्रोथ की, डिफेंस, रेलवेज, पावर, वो सब चीज़ें वापस वैसी चलेंगी। तो आप जो जहाँ पे भी डिप आता है, जहाँ पे भी आपको कोई अच्छा रेट मिलता है, तो खरीदारी की चेष्टा करें। आज ज़्यादा चढ़ाव है तो आप चाहे कुछ वेट कर सकते हैं, कोई ना कोई आगे चल के 1-2-4 दिन में कोई ना कोई फिर से फॉल आएगा या एटलीस्ट साइडवेज करेक्ट होगा, तो कोई ना कोई स्टॉक में आपको दोबारा से डिप मिलेगा। तो ब्रॉडली मेरे को हिसाब से तो बिल्कुल स्टेटस को मार्केट हो जाएगी, अब बिल्कुल जैसे पहले चल रही थी वैसे ही चलेगी। जो एक्साइटमेंट है वो मैक्सिमम एक आधा दिन और थोड़ा होगा, उसके बाद इट बी अ नॉर्मल मार्केट जैसे पहले चल रही थी फरवरी मार्च में।
और तेजी बनी रहेगी एंड स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स बहुत अच्छे होंगे एंड सेक्टर वाइज भी मैं नहीं समझता कोई खास चेंज होगा। सिर्फ थोड़ा कंजम्पशन पे ज्यादा फोकस हो सकता है बिकॉज एक तो मॉनसून की अच्छी प्रिडिक्शन है, दूसरा रूरल कंजम्पशन में भी ग्रोथ आ रहा है, तीसरा क्योंकि पॉलिटिकली थोड़ा सेटबैक लगा है तो शायद कुछ ना कुछ बजट में या बजट से पहले या बाद में कुछ ना कुछ ऐसी स्कीम आएगी ऑन टैक्स रिलीफ टू मिडिल क्लास एंड कुछ रिलीफ टू द रूरल सेक्टर, ताकि जो कंजम्पशन या थोड़ा जो प्राइस राइज के कारण जो थोड़ा डिफिकल्टी फेस हो रही है उसको रिलीफ देने की कोशिश की जाएगी। तो इसलिए कंजम्पशन मेरे ताबिक कंजम्पशन या रूरल डिमांड एक और आप सेक्टर या थीम जोड़ सकते हैं इन योर फेवरेट जो थीम्स हैं, और ये सब थीम्स पे फोकस करके जो जो स्टॉक्स आपके रडार में आते हैं या आपको कन्विक्शन आता है उसमें बाइंग की चेष्टा करें। बुल मार्केट मेरे मुताबिक बुरका बिल्कुल जारी है और जो जो जितनी भी एक्साइटमेंट होनी थी ऊपर नीचे वो मोर लेस हो चुकी है। अब एक आधा दिन और हल्का फुल्का कुछ हो जाएगा, उसके बाद रेगुलर मार्केट हो जाएगी विद रेगुलर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड विद द सेम मोर लेस द सेम थीम्स। तो आपको आशीष जी ने भी अपनी बात रख दी। आपके सामने एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, 3:15 तो बज चुके, 15 मिनट के बाद बाजार बंद भी हो जाएगा। तो फिलहाल अभी आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट ना रखिए, बाजार भी एग्जैक्टली वहीं आके रुका भी हुआ है, कुछ बढ़ भी नहीं रहा गिर भी नहीं रहा। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे हैं। ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मार्केट्स के अंदर जस्ट की 10 पोजीशंस अभी बनी हुई है। पिछले आधे घंटे से अगर आप मेरे से पूछेंगे कि मार्केट के अंदर क्या बदलाव हुआ है तो मेरे पास तो बताने के लिए भी कुछ नहीं है, कोई बदलाव नहीं हो रहा। मैं स्टॉक्स को चेक कर रहा था, उसमें भी कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं। देखिए अब जैसे मैंने आपको कहा ना कि आज 30% विक्स टूटने के बाद इवेंट खत्म हो गया, ये धीरे धीरे करके एबनॉर्मलिटी को ख़त्म कर देगा। जो एबनॉर्मल मूव्स आ रहे थे, बढ़ रहे थे, गिर रहे थे, वो आज 30% विक्स के साथ शांत हो गए हैं। ये कल थोड़ा बहुत और गिर जाना चाहिए मेरे हिसाब से, कल या परसों तक में, क्योंकि उसमें आरबीआई की पॉलिसी का जो थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट है वो भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप ना बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगे। नॉर्मल इन द सेंस कहने का मतलब है कि वही आपकी 300-400 पॉइंट की निफ्टी की रेंज, वही आपके 500-600 पॉइंट बैंक निफ्टी की रेंज होगी, और आप वैसे ही काम करोगे तब आपका काम करने का तरीका काम करते समय बेहतर हो जाएगा। और आप फिर सरकार की चिंता ना कीजिएगा। एक बार अगर शपथ ग्रहण समारोह हो गया, सरकार अपने तरीके से काम करने लग गई, फिर जल्दी जल्दी कुछ नहीं होता। ये तभी तक थोड़ा सा मार्केट के अंदर खतरा है जब तक शपथ ग्रहण समारोह नहीं होता। एक और चीज़, थोड़ा एफआईज भी हो सकता है वापस आ जाएं, क्योंकि इनके पास 3 ट्रिगर आ जाएंगे। पहला, अच्छा मॉनसून सामने खड़ा है इंडिया जैसे मार्केट में। दूसरा, आरबीआई की पॉलिसी निपट जाएगी। तीसरा, इलेक्शन जैसा बड़ा इवेंट क्लोज हो जाएगा और फालतू का इंडिया विक्स, फालतू तो नहीं मतलब इंडिया विक्स जो ऊपर नीचे हुआ वो पूरी तरह से सेटल हो जाएगा। तो हो सकता है एफआईज भी वापस मार्केट में लौट के आए, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तब तक थोड़ा सतर्क रहिए और कुछ नहीं। ठीक, अब आगे बढ़ें, एक दो चीज़ें और पता कर लेते हैं। आज एचडीएफसी बैंक बहुत बढ़िया चला। आज सुबह मैंने फिर पता किया था सोनी पटनायक से, उन्होंने कहा था एक बार 1500 वापस आ जाएगा ना तो ठीक हो जाएगा। आज 1550 के ऊपर बंद कर रहा है। एक बार सुदीप आप चेक करेंगे एचडीएफसी बैंक बीटीएसटी करें। जी डिम्पी जी, एचडीएफसी बैंक का यदि हम चार्ट देखें तो जो हिसाब से आज का जो मूव है, स्टॉक फिर से अपने 200 दिन के जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर आ चुका है। और यदि हम पिछले कुछ दिनों से बैंक निफ्टी को भी अगर देखें तो बैंक निफ्टी में जो सबसे फॉल आया था वहां पे एचडीएफसी में 1460 1450 का जो सपोर्ट जोन था वो तोड़ा नहीं था। तो यहाँ पे आज सुबह भी हमें यही एक व्यू था कि जो 100 दिन का जो मूविंग एवरेज है जो 1460-65 के करीब है, जब तक ये नहीं ब्रीच करता है तब तक नीचे के साइड हमें डाउन साइड लिमिटेड लग रहा है। और अब जो आज का मूव है यहाँ पे 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। साथ ही साथ जो पिछला जो अप्रैल महीने का जो स्विंग आई है उसके करीब आ चुका है। तो मुझे लग रहा है कि अब ये स्टॉक एक बार के लिए 1620 1640 के आसपास जा सकता है। और बैंक निफ्टी में जो नीचे के लेवल से जो रिकवरी आया है, यहाँ पे एचडीएफसी इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर। और जब एचडीएफसी बैंक कंट्रीब्यूटर रहता है सबसे बड़ा बैंक निफ्टी के मुंह में, तो वहां पे आपको बैंक निफ्टी में भी एक स्ट्रेंथ अगले कुछ दिनों तक भी नजर आती है। और साथ ही साथ अगर डिम्पी जी आपकी इजाजत हो तो मैं लॉन्ग शॉर्ट रेशियो पे भी कुछ बात करना चाहूंगा, जिसका बहुत ज्यादा रिलेशन ये सारे बैंकिंग स्पेस जो आज बढ़ा है उसमें उसके साथ भी रहेगा। के लिए बरकरार है, बताइए सर, बिल्कुल बताइए प्लीज।
डिम्पी जी, यदि हम देखें तो ये जो इवेंट के पहले हम गए थे, जो लास्ट एक्सपायरी में हमने देखा था 12-13% इंडेक्स फ्यूचर का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो आ चुका था। उसके बाद सोमवार के एग्जिट पोल के नतीजों के बाद ये 28% पे चला गया था। और अब जो कल का जो फॉल आया था वहां पे फिर से ये लॉन्ग शॉर्ट रेशियो 12-13% पे आ गया है। लेकिन आज जो मूव आया है ना, ये जो हम देख रहे हैं काफी मिड कैप्स में मूव है, बट काफी अच्छे लार्ज कैप्स में मूव है, फाइनेंशियल्स में मूव है, बैंक निफ्टी में और बैंकिंग टॉप स्टॉक्स में मूव है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक आज हमें ये लॉन्ग शॉर्ट रेशियो पे बहुत नजर रखनी पड़ेगी। जो 13% पे कल था, अगर ये 30% के ऊपर निकल जाता है अगले कुछ दिनों में, तो हम इतना मान के चल सकते हैं कि एक बेसिक एक छोटा सा बॉटम तो मार्केट में अब ये बन चुका है। और अब जो भी डिप मिलेगी यहाँ पे आपको खरीदारी करनी है, और थोड़े जो लार्ज कैप स्टॉक है उसके ऊपर नजर रखने, बिकॉज शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट्स इन्हीं में बने थे जब मार्केट गिरा था। और यही आपको एक क्यू देंगे कि आने वाले सेशन में यहाँ पे क्या यहाँ शॉर्ट कवरिंग हो रही है और लॉन्ग शॉर्ट रेशियो यहाँ से इंप्रूव हो रहा है कि नहीं। मैं बताया एक छोटा सा पॉइंट मेरे को आदित्य से भी पता करना है। आदित्य, आप क्या ऑप्शंस के अंदर काम करना ठीक है? अब तो विक्स भी गिर गया, स्टेबिलिटी भी आ गई, बड़े शेयर्स भी आ गए, मिड कैप शेयर्स अभी ऑलरेडी आपको बता भी रहे हैं सुदीप की वो रेशियो भी ठीक है। अगर कोई है ऑप्शंस का ट्रेड तो वो भी बताओ। अब मेरे को लग रहा है ऑप्शंस के अंदर काम करने का समय भी आ गया, नॉर्मल हो गया सब कुछ, लग रहा है ऐसा। बिल्कुल, देखिए इसमें ऑप्शन राइटिंग भी कर सकते हैं। ऑप्शन राइटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है। 22,600 का कॉल सेल किया जा सकता है, क्योंकि बाजार का ऐसा लग रहा है कि शायद बॉटम एस्टैब्लिश हो गया है। तो पुट राइटिंग करेंगे, बेरिश बुलिश व्यू है हमारा, उस हिसाब से 22,500 का करना चाहिए। अभी चल रहा है प्राइस 170, स्टॉप लॉस लगाएंगे 340 का और टारगेट रहेगा 0 रुपीज का। ये इस वाली एक्सपायरी का है। ठीक है, तो ये है सलाह ऑप्शन के जरिए ट्रेड की। चलिए अब क्विकली कुछ BTSC ट्रेड्स भी समझ लेते हैं। अब कुछ मिनट ही रह गए बाजार की क्लोजिंग को। जतिन, आपसे शुरुआत करेंगे, बताइए क्या कोई BTSC ट्रेड देख रहे हैं अभी? देखिए, BTSC ट्रेड की अगर जो मैं बात करूँ तो हमें मेटल स्पेस में बहुत ही अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल रहा है। उसमें से हमने JSW स्टील जो है वो पिक किया है। JSW स्टील 840 का जो एक लेवल था वहां पे थर्ड टाइम जाके एक फिर से एक शार्प रिबाउंड हमें देखने मिला है। तो हमें लगता है कि अराउंड 840 के आसपास एक 3 बार ट्रिपल बॉटम कह सकते हैं हम, 3 टाइम्स जाके रिटेस्ट करके फिर से वो बॉटम रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ नई चाल चलने की कोशिश कर रहा है। तो हमें लगता है JSW स्टील में कल भी पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। इसके लिए लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस हमारा 865 का रहेगा और हम टारगेट इसमें 892 और 900 के लेके लॉन्ग साइड की तरफ BTSC ट्रेड सजेस्ट करना चाहेंगे। ठीक है, 892 900 के टारगेट्स JSW स्टील में। आदित्य, आपकी तरफ से कोई ट्रेड? देखिए वेदांता को लॉन्ग कर सकते हैं BTSC ट्रेड में 440.75 में। स्टॉप लॉस रहेगा 400 का और टारगेट रहेगा 480 से लेके 490 का। 490, ओके। मेटल स्टॉक्स पर नज़र है एक्सपर्ट्स की। वेदांता आदित्य ने सुझाया और जतिन जी ने JSW स्टील सुझाया है, और यहाँ पर अच्छी बैंक भी नज़र आ रही है, तो इस पर आप नज़र रखिए। सुदीप जी, आपकी क्या सलाह होगी? मेरी सलाह रहेगी अमर राजा एनर्जी, जो कि अभी 1218-1219 के आसपास चल रहा है। यहाँ पे स्टॉक ने जो अप्रैल महीने का जो स्विंग आया उसके ऊपर सस्टेन हो रहा है, और साथ ही साथ जो ऊपर के लेवल से जो एक फॉल आया था 1000 रुपए तक, वहां से सीधा 1200 रुपए तक एक स्विफ्ट रिकवरी भी कल और आज के बीच में आ चुकी है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। जितनी तेजी से फॉल आया उससे ज्यादा तेजी से यहाँ पे एक रिवर्सल भी आ चुका है। दैट मीन्स दैट बायर्स आर देयर एट लोअर लेवल। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे अमर राजा एनर्जी को बाई किया जा सकता है 1195 के स्टॉप लॉस के साथ, 1260 और 1280 के टारगेट के लिए। ओके, तो अमर राजा 12% आज ऊपर है, लेकिन अभी भी खरीदारी के मौके हैं इसमें, आप बाइंग करके चल सकते हैं। आशीष जी, डिफेंस स्टॉक्स पर क्या नज़रिया बन रहा है आपका? आज बाजार में रिकवरी आई, लेकिन ओके, चलिए आशीष जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है और डिस्कनेक्ट हो गए। आदित्य, फिर आप सलाह दीजिए। डिफेंस स्टॉक्स रिकवरी तो आई पूरे बाजार में, लेकिन भारत डायनेमिक्स देखिए, गार्डन रीच, कोचिन शिपयार्ड,
ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो आज नहीं चल पा रहे। हालांकि चुनिंदा स्टॉक्स में रिकवरी आई है, लेकिन भारत डायनेमिक्स आज भी 9.5% नीचे कारोबार कर रहा है और कुछ चुनिंदा स्टॉक्स के मैं नाम भी लिए वो भी नीचे ही हैं। अभी क्या यहाँ से नजरिया रखना चाहिए डिफेंस शेयरों पर? जी बिल्कुल, हाथ डालना चाहिए भी, स्टॉक काफी ओवर वैल्यूड लगते हैं, तो यहाँ पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। ओके ठीक है, तो वेट एंड वॉच की रणनीति इस वक्त बना के चले डिफेंस शेयरों पर। चलिए बाजार पर नज़र डालें। अब कुछ मिनट ही रह गए हैं क्लोजिंग को, और निफ्टी देखें तो 690 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी में भी करीब 1940 अंकों की तेज़ी इस वक्त देखने को मिल रही है मार्केट में। और आज क्लियरली रिलायंस और फाइनेंस स्पेस के कुछ हैवी वेट जो काउंटर्स हैं वहाँ पर शानदार तेज़ी देखी है। एक बार रिलायंस पर भी व्यू ले लेते हैं सुदीप जी। रिलायंस भी देखें तो यहाँ से भी काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन 1.5% ऊपर है, 2837 के पास कारोबार कर रहा है। इस स्टॉक में भी कल हमने काफ़ी गिरावट देखी है। क्या वैल्यूएशन अभी ठीक लग रहे हैं आपको एंट्री लेने के लिए रिलायंस में? जी बिल्कुल, रिलायंस में अगर हम चाहिए देखें, अगर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से चार्ट देखें तो जो मई महीने का जो मेरे हिसाब से 10 मई का जो लो था 2750 2760 के करीब था, तो कल भी स्टॉक ने वहीं से एक सपोर्ट लिया। आज भी स्टॉक का जो लो है वही है, तो मुझे लग रहा है 2750 2800 का जो जोन है अब एक बढ़िया सपोर्ट जोन बन जाएगा। मे भी शायद से थोड़ा कंसोलिडेट करे स्टॉक। अभी तक स्टॉक अपने 10 और 20 दिन का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जो 2860 2880 के आसपास है उसके ऊपर क्रॉस नहीं कर पाया है, तो एक 2760 से लेके 2880 के बीच का स्टॉक में कंसोलिडेशन देखा जा सकता है। पर मुझे लग रहा है कि जो हिसाब से ट्रेजेक्टरी है स्टॉक में, जो एक मूव आया था अगर हम नवंबर से लेके मार्च तक का एक जो मूव देखे स्टॉक में 2200 से लेके 2800 2900 तक का, उसके बाद ये जो कंसोलिडेशन है तो ये इसमें कोई बुराई नहीं है। ये कंसोलिडेशन में जैसे ही अगर ये 2880 के ऊपर निकलेगा तो हमें एक फ्रेश मूव 3050 और 3100 के आसपास का ये स्टॉक में नजर आता है। और जैसे आज बैंक निफ्टी चला है, आज जो हिसाब से मेटल्स में एक पुल बैक आया है, तो मुझे लग रहा है आने वाले 1 या 2 सेशन में रिलायंस में भी पुल बैक आ सकता है। और साथ ही में अगर हम ऑप्शंस डेटा भी देखें तो 2800 के स्ट्राइक प्राइस पे काफी पुट राइटिंग हो रखी है, तो मुझे लग रहा है रिलायंस में लोअर लेवल से सपोर्ट रहेगा। और जब तक 2750 2780 का लेवल होल्ड करता है तब तक हमें यहाँ पे 2880 और 2950 के लेवल्स नजर आते हैं। ठीक है जी, तो मार्केट हो रहा है बंद अब 1 मिनट के बाद, और ज़्यादातर शेयर्स आपने देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे। आज आराम से आप ट्रेड कीजिएगा, और हो भी गया इनफैक्ट। और अब आपको ना कल का सेशन मेरे को लग रहा थोड़ा सा डल ना रहे, कल का सेशन और देखें, क्योंकि फिर ना परसों पॉलिसी का इम्पैक्ट भी आएगा, तो थोड़ा सा देख के कीजिएगा काम। आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी थी, वो भी निपट गई। कल निफ्टी की एक्सपायरी होगी वीकली बेसिस पर, तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है। 22,500 के ऊपर आज निफ्टी क्लोज कर रहा है, ये अच्छा पॉइंट है। बैंक निफ्टी आज जो क्लोज कर रहा है वो 48,800 पे कर रहा है, ये भी अच्छी क्लोजिंग है। तो दोनों की क्लोजिंग आज बड़ी क्रिटिकल लेवल पे हो रही है, 22,500 48,800, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है। इंडिया विक्स करीब 29% नीचे है। जब एक बार इंडिया विक्स गिरा ना 28%, तो आज दिन भर में ऊपर नहीं गया, तो इसका मतलब ये है कि इसको ऊपर जाना नहीं तो ये पुल बैक दिखा देता। अभी इवेंट के साथ ही जाएगा, कोई नेगेटिव खबर आएगी तो ही जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। और मेरे को लग रहा है कल परसों में थोड़ा 10% और टूट जाएगा अलग अलग हिस्सों में, चरणों में। ये 15 तक आ जाएगा, 15-16 तक, ठीक, तो सब कुछ ख़त्म करेगा। उसके बाद ये 1800 एडवांसेस और करीब 600 डिक्लाइंस के साथ आज बाज़ार बंद हुआ। आज खुले भी एडवांसेस के साथ थे, आज डेज हाई पे बंद कर रहे हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। बैंक निफ्टी चला, आईटी रुक गया, एफएमसीजी रुक गया। ये बता रहा है कि थोड़ा एग्रेशन वापस मार्केट के अंदर आया। ये सेकंड हाफ में, फर्स्ट हाफ में एग्रेशन नहीं था, डिफेंसिव था। तो कल हमने आज आपको सुबह एक एग्जांपल भी दिया, पहले स्लो गाड़ी में बैठो, मुंबई की भाषा बताया, फिर आप फास्ट में चढ़ जाना, दादर आने के बाद या दादर से पहले, ठीक। तो आपने यहाँ स्लो गाड़ी में अगर बैठे हैं तो पहले धीरे धीरे चले, लेकिन उसका जैसे ही फास्ट गाड़ी में बैठे बाजार ने देखा नहीं, पहले के 200 पॉइंट निकालने में उसको 2 घंटे 2.5 घंटे लग गए, लेकिन उसके बाद 400 पॉइंट बनाने में उसको मात्र 2 घंटे भी नहीं लगे। तो आप इसी से स्पीड पकड़ लेते हैं। जैसे एक बार बाजार के अंदर कोई भी अच्छी खबर उसके फेवरेबल आ गई तो बाजार कैसे उड़ाता है ये आपके सामने है। और सुबह सुबह जब सृष्टि हमारे साथ बैठी थी, हमको तभी भी ये बात हम बार बार बोल रहे थे कि जो आज विक्स गिरा है उस हिसाब से ना मार्केट नॉर्मल नहीं हो रहा है, मार्केट को आज चलना चाहिए। और आज चला, अच्छा हुआ मार्केट चल गया, तो नहीं तो ये ना एक डिस्प्रपोर्शनेट हिस्सा छूट जाता बाजार का।
अब देखते हैं कल की कल क्या होता है। कुल मिला के मेरे हिसाब से अब सब कुछ मोटा मोटी निपट चुका है। अब कल के कल देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुदीप, थैंक यू वेरी मच, टाइम निकाला आपने। जतिन भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय निकालने के लिए। आदित्य जी थैंक यू वेरी मच समय निकालने के लिए। अब थोड़ा मार्केट भी नॉर्मल होगा और हम उम्मीद करते हैं जो बाज़ार में आपके गेस्ट हैं वो आपको बढ़िया से अब ट्रेड और भी दिया करेंगे। ऑलरेडी उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की है हमारी और इस तेज़ी मंदी दोनों को उन्होंने समझाया। मेरे को और पूजा को आप इजाज़त दे सकते हैं। कल आपसे वापस मुलाकात ओपनिंग और क्लोजिंग के शो में होगी। नमस्कार।